हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का जीव विज्ञान जो दूसरा अध्याय है जीव जगत का वर्गीकरण। तो आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा जगत प्लांटी, पांचवा जगत एनिमेलिया। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आते हैं, अर्थात एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक को पूर्व केंद्रिकीय कहा जाता है। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा। दूसरा नंबर है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक को हिंदी में सुकेंद्रिकीय कहा जाता है। तो एक कोशिकीय हो और सुकेंद्रिकीय हो तो ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा। तो समस्त बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में, उसके बाद एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सबको प्रोटिस्टा जगत में रखा। तीसरा जगत है फंजाई जगत। इस फंजाई जगत में समस्त कवकों को रखा गया है। कवक जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये कवक है। चौथा जगत है प्लांटी जगत। प्लांटी जगत में सभी हरे पेड़ पौधों को रखा गया है। और पांचवा जगत है एनिमेलिया। एनिमेलिया जगत में समस्त जंतुओं को रखा गया है। तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटिस्टा जगत के बारे में। मोनेरा जगत का अध्ययन कर चुके हैं, अब प्रोटिस्टा जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रोटिस्टा जगत, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हैं। क्राइसोफाइट, इसमें देखिए पहला है क्राइसोफाइट। समस्त क्राइसोफाइट को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक होते हैं क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डाइएटम्स, देखिए डाइएटम्स क्राइसोफाइट में आते हैं और ये सब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इनको रखा गया है। तथा सुनहरे शैवाल जिसे डेस्मिड कहा जाता है, ये स्वच्छ जल, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है डाइएटम्स। ये डाइएटम्स है। डाइएटम्स एक कोश के होते हैं और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इनको रखा गया है। ये डाइएटम्स हैं। इसके बाद है, इसे कहा जाता है सुनहरा शैवाल। ये सुनहरा शैवाल, इसका कलर आप देख सकते हैं, ये सुनहरे शैवाल की कैटेगरी में आते हैं। एक कोश के होते हैं, जल में पाए जाते हैं, इनको सुनहरा शैवाल कहा जाता है। ये सुनहरे शैवाल की कैटेगरी में आते हैं और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। देखिए इसमें अब है डायनोफ्लैजेलेट। यह डायनोफ्लैजेलेट जीव को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये जीवधारी समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखिए डायनोफ्लैजेलेट जो हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये किसी दूसरे जीव को नहीं खाते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर हरे, भूरे अथवा लाल दिखते हैं। देखिए इसमें अनेक प्रकार के वर्णक होते हैं और वर्णक के आधार पर जिसमें हरे वर्णक होंगे वो हरे पाए जाएंगे, ऐसे भूरे अथवा लाल हो सकते हैं। जिस प्रकार का वर्णक होगा उसी प्रकार के ये दिखाई देंगे। तो ये वर्णकों के आधार पर, वर्णक का मतलब है कि रंग देने वाला, तो वर्णक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग देते हैं। तो जिस डायनोफ्लैजेलेट में जैसा वर्णक रहेगा उसका रंग भी वैसा हो जाएगा। तो ये हरे हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं अथवा लाल हो सकते हैं। प्रायः लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। देखिए ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये समुद्र का पानी है और लाल दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या बहुत अधिक है और ये डायनोफ्लैजेलेट विष का उत्पन्न करते हैं अपने शरीर से। इसलिए यहाँ पर जो भी मछली या अन्य जीव रहते हैं वो मरने लगते हैं। तो लाल डायनोफ्लैजेलेट के कारण जो समुद्र का पानी है वो लाल दिखाई देने लगता है क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। देखिए चूँकि ये डायनोफ्लैजेलेट समुद्र में पाए जाते हैं, अब अगर कहीं पर जहाँ पर जिस समुद्र में लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए
तो जब लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ का पानी लाल ही दिखाई देगा। तो जब समुद्र में जो डायनोफ्लेजलेट हैं, अगर लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो समुद्र का जो जल है वो लाल दिखाई देता है। समुद्र का जल लाल दिखाई देता है क्योंकि उसमें लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसे कहा जाता है डायनोफ्लेजलेट की संख्या में विस्फोट हो जाना। जैसे यहाँ कभी कभी तालाब का पानी हरा दिखाई देता है, तो जहाँ पर गहरा तालाब होता है वहाँ का पानी हरा दिखाई देता है क्योंकि उसमें शैवाल होता है। लेकिन हम यहाँ पर डायनोफ्लेजलेट की बात करते हैं, ये डायनोफ्लेजलेट समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र का पानी लाल दिखाई देता है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या अधिक है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। देखिए, ये जो डायनोफ्लेजलेट हैं ये अपने अंदर से विष निकालते हैं, और जब बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे डायनोफ्लेजलेट तो विष भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो इससे वहाँ पर जो मछली होती हैं या अन्य समुद्री जानवर होते हैं वो सब मरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डायनोफ्लेजलेट विष निकालते हैं अपने शरीर से, और जब बहुत से डायनोफ्लेजलेट होंगे तो बहुत विष निकलेगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो विष बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो समुद्र में मछली होती हैं या और सब जीव होते हैं वो मर जाते हैं। उदाहरण है गोनिया लेक्स। देखिए, ये डायनोफ्लेजलेट का चित्र है। ये डायनोफ्लेजलेट है। पेड़ पौधों का जो बना होता है कोशिका भित्ति, सेलुलोज, ऐसे सेलुलोज का बना हुआ, इसके ऊपर सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति होती है, जिससे ये अस्थायी यानी कि मजबूत भी होता है। एक कोशिकीय हैं और ये डायनोफ्लेजलेट इसका नाम है। लाल हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं अथवा हरे हो सकते हैं। देखिए, ये दो कसाब होता है, इसमें बाल के जैसा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये कसाब इसे कहते हैं, इसमें कसाब भी पाया जाता है। तो ये डायनोफ्लेजलेट है। जिस समुद्र का पानी लाल है तो वहाँ पर लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या में विस्फोट हो गया है, यानी कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, दूसरा है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड का अर्थ है इसमें यूग्लिना आते हैं। देखिए, ये यूग्लिनाइड, ये यूग्लिना है, एक कोशिकीय है, ये भी इसमें कसाब पाया जाता है। देखिए, यूग्लिना जो है ये यूग्लिना है, यूग्लिना एक कोशिकीय है और इसमें एक कसाब ये पाया जाता है। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें कसाब होता है, इसी के द्वारा ये जल में तैरता है। देखिए, यूग्लिनाइड इसमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। देखिए, जो ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना है, यूग्लिना का जो ये ऊपरी वाला आवरण है, ये आवरण है, इसे कहा जाता है पेलिकल। तो ये पेलिकल है और इसी के आवरण को पेलिकल कहा जाता है। इस पे कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये बहुत पतला एक इसका त्वचा है, यानी कि चमड़ा मान सकते हैं इसका। तो ये इसे पेलिकल कहा जाता है, इसके आवरण को। तो ये बहुत ही पतला होता है, पेलिकल इसके ऊपर पाया जाता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्मधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए, इसमें दोनों गुण पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और ये परपोषी की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसका यूग्लिनाइड में यूग्लिना आएगा। देखिए, यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और अपना भोजन जब नहीं बना पाता है, जब सूर्य नहीं निकला रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है इसको, तब ये दूसरे अपने से छोटे जीवों को भक्षण करता है। तो यूग्लिना पेड़ पौधों की तरह भी कार्य करता है और जंतुओं की तरह भी कार्य करता है। तो इसको ना तो पेड़ पौधों में भी रखा जा सकता है और ना ही इसको जंतु की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यूग्लिना पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है यूग्लिना को। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का गुण होता है, पेड़ पौधों का भी गुण होता है और जंतुओं का भी गुण होता है। तो जंतु क्या करते हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों को खाता है, और जब प्रकाश मिल जाता है तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। इसलिए इसको
पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा गया है। तो यूग्लिना को पेड़ पौधों यानी कि वनस्पति और जंतुओं के बीच की कड़ी माना गया है। इसमें और है औपंग कवक। देखिए इसमें औपंग कवक आएंगे, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। देखिए औपंग कवक मृतोपजीवी होते हैं। प्रोटिस्टा हैं ये सड़ती हुई टहनियों, कोई पेड़ है अगर उसका कोई शाखा सड़ रहा है तो वहाँ पर आ जाते हैं, उग जाते हैं। टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये औपंग कवक का चित्र है, इसे कहते हैं औपंग कवक। बहुत सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय। तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत डायनोफ्लैजेलेट आते हैं, यूग्लिना आता है, औपंग आता है, ऐसे पैरामीशियम ये भी आ जाएगा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। देखिए अगला है, इसके बाद प्रोटोजोआ। देखिए जितने भी प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो समस्त प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ में जितने प्राणी आते हैं, जितने जीव आते हैं, इन जीव को किस जगत के अंतर्गत रखा जाता है। तो आर्यच हुइटेकर ने समस्त प्रोटोजोआ को जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा। देखिए सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। परपोषी का अर्थ है कि दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करना। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, परभक्षी का मतलब दूसरे जानवर को भक्षण करना, खाना उसको, और परजीवी का अर्थ है कि दूसरे जीव के ऊपर रहना और उसी से अपना पोषण प्रदान करना। जैसे जोंक एक परजीवी है, लेकिन जोंक प्रोटोजोआ में नहीं आएगा। प्रोटोजोआ में आएगा जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक कोशिकीय जीव है और परजीवी है। ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है और इससे पेचिश नामक बीमारी होती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है और ये आएगा प्रोटोजोआ में। परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। देखिए पहला नंबर है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ में आएगा। अमीबा देखिए एक तो नॉर्मल अमीबा होता है जो पानी में पाया जाता है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। और एक अमीबा होता है जिसका नाम है एंट अमीबा। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में पाया जाता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश नामक बीमारी होती है। अगर पेचिश बीमारी जो है वो इसलिए होती है क्योंकि आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संख्या बढ़ जाती है। ये देखिए अमीबीय प्रोटोजोआ ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। जो अमीबीय प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ में ऐसे जीव को रखा गया है जो एक कोशिकीय हैं। तो एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ में आते हैं और प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये जल समुद्री, ये स्वच्छ जल में, समुद्र वाले जल में तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है एंट अमीबा और अमीबा। एक होता है सिंपल अमीबा जो जल में पाया जाता है और ये है एंट अमीबा, ये परजीवी के रूप में पाया जाता है एंट अमीबा। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसे कहा जाता है। ये आंत में पाया जाता है और पेचिश नामक बीमारी इसी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होती है। इसके देखिए बीच में इंडोसोम इसे कहा जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर इंडोसोम होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संरचना है और इससे पेचिश नामक बीमारी होती है। ये चित्र में आपको अमीबा दिखाई दे रहा है। ये अमीबा जल में पाया जाता है। ये बीमारी उत्पन्न नहीं करता है, ये जल में पाए जाने वाला अमीबा है और अपना भोजन जल में ही करता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, ये किसी भी आकार का हो सकता है, इधर उधर घट बढ़ सकता है। तो ये अमीबा जल में पाया जाता है। दूसरा है देखिए प्रोटोजोआ में दूसरा आएगा कसाभी प्रोटोजोआ। ये अमीबीय प्रोटोजोआ में अमीबा आ जाएंगे। कसाभी प्रोटोजोआ देखिए इस समूह के सदस्य स्वच्छंद एवं परजीवी होते हैं। कुछ तो फ्री यानी कि दूसरे जीवों से फ्री रहते हैं, अलग स्वतंत्र रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ परजीवी होते हैं। परजीवी का अर्थ है कि दूसरे जीव के ऊपर रहना, उसी से अपना भोजन प्राप्त करना। इनके शरीर पर कसाभ पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण हैं, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। जिसका देखिए इसका उदाहरण है, कसाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय जीव है लेकिन ये परजीवी है और इससे बीमारी होती है निद्रालु रोग
ये ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रिपेनोसोमा का चित्र है। ट्रिपेनोसोमा से निद्रालु नामक बीमारी होती है और ये ट्रिपेनोसोमा को फैलाने का काम करता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई मक्खी है और ये ट्रिपेनोसोमा को फैलाने का काम करती है। ट्रिपेनोसोमा से निद्रालु रोग होता है। निद्रालु नामक रोग ट्रिपेनोसोमा से होता है। ये ट्रिपेनोसोमा का चित्र है। इसके देखिए इस तरफ एक तरफ दिखाई दे रहा है फ्री फ्लैजेलम, इसे फ्लैजला कहो, बाल की जैसा संरचना निकला होता है एक किनारे से, ये फ्लैजला कहलाता है। या फिर इसी को कहा जाता है कसाब, हिंदी में कसाब कहते हैं और इंग्लिश में आप कहिए तो इसका नाम फ्लैजला। दूसरा प्रोटोजोआ है, इसमें आएंगे पश्चमाभी प्रोटोजोआ। पश्चमाभ यानी कि सीलिया जिसे कहते हैं, तो सीलिया पाया जाता है इसमें। इसका उदाहरण है पैरामीशियम, तो इसमें पैरामीशियम आएगा। देखिए ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम इसमें आएगा पश्चमाभी प्रोटोजोआ में। ये जलीय अर्थात जल में होते हैं, पाए जाते हैं। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चमाभ पाए जाते हैं। पश्चमाभ का मतलब सीलिया। देखिए ये अमीबा है, अमीबा के शरीर पर ऐसे छोटे छोटे बाल के जैसा संरचना पाया जाता है और इसी की सहायता से ये जल में बहुत तेज़ी से तैरते हैं। ये मुख के जहाँ पर मुख होता है यहाँ से, और यहाँ पर सीलिया नहीं पाया जाता है, बाकी इसके पूरे शरीर में सीलिया पाया जाता है। इसे सीलिया कहते हैं या पश्चमाभ। सीलिया पाया जाता है या इसी को पश्चमाभ कहा जाता है, तो चाहे सीलिया कहिए या पश्चमाभ, तो इसीलिए इसको पश्चमाभी प्रोटोजोआ कहते हैं। देखिए ये जो ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम चप्पल के जैसा इसका आकार होता है। देखिए चप्पल के जैसा है, तो पैरामीशियम स्लीपर शेप एनिमाल्क्यूल्स इसको कहते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है, जल में पाया जाता है और इसके ऊपर सीलिया पाया जाता है, इसलिए ये जल में बहुत तेज़ी से तैरता है। और प्रोटोजोआ में चौथा नंबर है स्पोरोजोआ। देखिए स्पोरोजोआ, इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था बनती है। बीजाणु जैसी अवस्था बनती है, ये संक्रमण करते हैं यानी कि बीमारी उत्पन्न करते हैं दूसरे जीवों में, तो ऐसे को स्पोरोजोआ में रखा गया है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, जो मलेरिया है इसका कारण प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव है और ये पाया जाता है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव है, इससे मलेरिया होता है, ये इसको स्पोरोजोआ में रखा गया है। प्लाज्मोडियम में कोई सीलिया या फ्लैजला ये सब नहीं होता है, ये एक कोशिकीय परजीवी है जिससे मलेरिया नामक बीमारी होती है। इसको फैलाने का काम, मलेरिया बीमारी फैलाने का काम मच्छर करता है। तो मच्छर काटता है, तो अगर इसके अंदर मान लो ये प्लाज्मोडियम है मच्छर के अंदर, तो मनुष्य के अंदर चला गया, जिससे मलेरिया बीमारी हो जाती है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय होता है और इसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। इससे मलेरिया नामक बीमारी होती है, तो मलेरिया नामक बीमारी इसी प्लाज्मोडियम से होती है और इस प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम मच्छर करता है।